आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एमए एजुकेशन का पेपर हल करने का तरीकाकार सिखाऊंगा, जिसमें एक ऐसा हुनर यानी एक ऐसा राज सिखाऊंगा जो कि आप लोग अगर सीख लें तो आप लोग कभी भी किसी भी इम्तिहान में नाकाम नहीं होंगे, बल्कि आप लोग 80 प्लस और 90 प्लस नंबर भी ले सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। फ़िलहाल आपको बता दूं, ये वीडियो जो सी है ये एमए एजुकेशन वालों के लिए है। आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एमए एजुकेशन का, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा आपने सवाल कैसे हल करना है, ये भी बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन कैसे हल करना है, और इसके अलावा ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप लोग सेल्फ राइटिंग के जरिए 90 नंबर ले सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। इतना रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपने चीज़ों को समझ के पढ़ना है। लेकिन वो तरीकाकार कैसे है? अब होता यह है कि स्टूडेंट समझ कर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस सवाल को कैसे हल करना है। मतलब एक इंसान को पता ही नहीं होता उसने सवाल को हल कैसे करना है। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का कौन सा सवाल कितने नंबर का होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट पेपर इस तरह अटैम्प्ट करते हैं जी। मतलब पहला सवाल पर अच्छे वाला करते हैं, दूसरे पर नॉर्मल करते हैं, तीसरे पर भी नॉर्मल सवाल करते हैं, चौथे पर बैड करते हैं। होता यह है कि 20 नंबर के एमसीक्यूज और बाकी 80 मार्क्स के आपके सवाल आते हैं। ठीक है, ये 100 नंबर हो गए। लेकिन ये तरतीब होती है, पहले में एग्जामिनर को पता है कि आपने पहला सवाल वो लिखा हुआ है जो आपको आता है अच्छे वाला, वो आपको 15 देता है, दूसरे में वो कम कर देता है 14 देता है, तीसरे में आपने नॉर्मल लिखा वो 13 देता है, चौथे में वो बैड पर आपको कितने नंबर देता है 10। मतलब आपके 52 मार्क्स आए। ठीक है, अब मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी बदौलत आप लोग ना सिर्फ 6 नंबर बल्कि 30 नंबर एक्स्ट्रा हासिल भी कर सकते हैं। ये ट्रिक है जी, इसको अप्लाई आप लोगों ने करना है। मेरे तरीके के मुताबिक आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। नॉर्मल क्वेश्चन को 14 नॉर्मल क्वेश्चन सबसे पहले आपने लिखना है। ठीक है, गुड क्वेश्चन जो सा है उस पर आपको 16 नंबर मिल सकते हैं अगर अच्छे वाला आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे। क्यों? एग्जामिनर आपसे मुतासर होगा, उसने कहा पहले सोचना ये नॉर्मल बच्चा है, वो पहले में 14 देता है, दूसरे में 16 देता है, तीसरे में बैड आप लिख भी देते हैं तो एग्जामिनर इतनी जल्दी 16 से 14 पर ही आएगा या 13 पर आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल क्वेश्चन आपने एंड पे फिर लिखा है, वो 14 नंबर दे देगा, मतलब 58 मार्क्स। अब 6 मल्टीप्लाई 5 पेपर हैं तो आपके 30 नंबर एक्स्ट्रा आ गए। ये एक ट्रिक थी। ठीक है, आपने पेपर इस तरह अटैम्प्ट करना है। अब बात यह है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उसने पेपर का कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, यह चीज़ बड़ी मैटर करती है। और इसके अलावा अपने एक सवाल को कोशिश करें कि 40 मिनट में ख़त्म करें। घड़ी आपके पास होनी चाहिए, हर सवाल को इक्वल टाइम दें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हर सवाल की लेंथ भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक सवाल आपका लेंथ में जा रहा है जी 10 पेजेस में, दूसरा सवाल 3 पेजेस में है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर को यह चीज़ दिखा रही है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर सके। ठीक है, आपकी टाइम मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं है। ये चीज़ आपकी खामियां दिखा रही है। एक और दूसरी बात ये दिखा रही है कि आपको एक सब्जेक्ट तो एक मौजू तो आता था, दूसरा सवाल आपको आता ही नहीं था, इसीलिए आपने कम लिखा है। आप लोगों ने 8 से 10 कम से कम पेजेस लिखने हैं। ठीक है, मतलब 1000 अल्फाज एक पेज पर, आपके 100 अल्फाज आ जाते हैं। ठीक है, 800 से 1000 अल्फाज पर एक आपके सवाल की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर कम हो जाए तो फिर आपकी मर्जी है, 6 कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे नंबरों के लिए मैंने बताया कि 8 से 10। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने सवाल को कैसे हल करना है, तैयार कैसे करना है। यह सबसे बड़ा सवाल होता है जी। आपको बता दूं, आपको जो याद है रिवाइज क्वेश्चन, सबसे पहले आपने जो याद किए हुए हैं उन सवालों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इजी क्वेश्चन जो कि आपको चैप्टर में लग रहे हैं वो आपने तैयार करने हैं। ठीक है, फिर दूसरे चैप्टर पर जाएं, फिर तीसरे पर जाएं, फिर चौथे पर जाएं। इसी तरह अगर 10 पेजेस हैं, 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 को पढ़ के जाएं जो इजी लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों ने तैयार करना है जो मैंने गेस में बताए होंगे। ठीक है, या आपके टीचर ने जो बताए होंगे।
अब नेक्स्ट, शॉर्ट चैप्टर सेलेक्ट फॉर प्रिपरेशन। आपने सबसे ये देखना है कि लेंथ किस चैप्टर की ज़्यादा है, उनको स्किप कर दें। जो आपके पास शॉर्ट चैप्टर हैं, इजी चैप्टर जो आपको लगते हैं, वो आप सेलेक्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक के लाजमी तैयार करके जाएं, ठीक है। और सेलेक्टिव चैप्टर तैयार करके जाएं। अगर 10 चैप्टर हैं तो 10 में से 6 चैप्टर हर बुक के तैयार करके जाएं। फुल एंगल से करेंगे तो 6 कर लें। अगर फुल एंगल से नहीं करते तो आपको फिर सारे चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। तो सारे चैप्टर तैयार करने के लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन वो रिस्क होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। क्यों? क्योंकि शायद उसमें से आए या ना आए। हाँ, अगर बात की जाए तजर्बे की, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने तजर्बे की रोशनी में इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, लेकिन 80 से 90% वो ही आते हैं, ठीक है। अगर वो आप बाय कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप 6 चैप्टर इजी जो लगते हैं वो तैयार करके जाएं, आप लोग इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। होता ये है कि स्टूडेंट क्या करता है जी, पूरी पूरी बुक तैयार करके जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो सारा भूला हुआ है। अब बात ये है कि रट्टा लगा के आप चीज़ें जाकर उधर इम्तिहान में बैठ जाते हैं। हमारे स्टूडेंट को सेल्फ राइटिंग का तरीकाकार सिखाया ही नहीं जाता, ठीक है, वो इस वजह से फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों को आज की राइटिंग में आज की वीडियो में सेल्फ राइटिंग का तरीकाकार भी मैं दिखाऊंगा कि मतलब आपने सेल्फ राइटिंग एक सवाल के अंदर कैसे करनी है। और सेल्फ राइटिंग इतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी कि आपको 80 से 90 नंबर इजीली दिलवाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उसमें बताया जाएगा कि आपने एक सवाल के कितने नंबर होते हैं, उसके मुताबिक सवाल को कितनी लेंथ देनी है और सवाल में टाइम किस तरह मैनेज करना है। आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन जो सा है ये 10 नंबर का होता है। ये आपको 10% होता है सवाल का। मतलब अगर 1000 अल्फाज पर लिख रहे हैं तो 10% 100 अल्फाज पर होना चाहिए। अगर आप लोग लिख रहे हैं 600 अल्फाज पर, तो आप लोगों ने 60 अल्फाज पर इंट्रोडक्शन लिखना है। मेन बॉडी की बात करें, इसमें आपने हेडिंग्स लिखनी है, कम से कम 6 हेडिंग्स, ठीक है, अगर पास होना है। अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो फिर 10 हेडिंग लिखें, ठीक है। मेन बॉडी में इसके कितने नंबर होते हैं जी? हेडिंग के, मेन बॉडी के आपके 16 नंबर होते हैं। और कैलकुलेशन की बात करें तो ये भी 2 नंबर का होता है। और आपको बताता चलूँ कि इसमें भी आपका कैलकुलेशन अगर अच्छे वाला लिखें तो वो 100 पास पर होना चाहिए। अगर आप लोग पासिंग नंबर की बात करें तो पासिंग नंबर में आपके कैलकुलेशन की लेंथ कम से कम 100 पास पर होनी चाहिए। और 2 नंबर का होता है। मतलब आपको मैंने बता दिया, एक सवाल के कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर 3 आप लोग नहीं लिखते तो आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आते, ठीक है, ये कंफर्म है। लेकिन फेल तब वो करता है जब आप मेन बॉडी लिखते ही नहीं है। इंट्रोडक्शन लिखाते हैं या कंक्लूजन लिखाते हैं, मेन बॉडी आप उनने लिखी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो फेल करता है। आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने हेडिंग को कैसे तैयार करना है, उनको लिखना कैसे है, वो भी ट्रिक की रोशनी में। तो आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को अगेन देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो फिर देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन या मेरे आपने व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लेना है। मैं व्हाट्सअप नंबर पर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में दिखाऊंगा या शो करूंगा। इसी वीडियो के अंदर आपने वो वॉच कर लेना है, ठीक है। और आपको बताता चलूँ, एक टीचर आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता है। 10 घंटे कम से कम एक वीडियो को बनाने में लग जाती हैं टीचर के। आप लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब करना होता है और लाइक करना होता है, वीडियो को शेयर करना होता है। ये आपके फ़ायदे के लिए मैंने बनाई है, मैंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनाई, ठीक है। एक वीडियो पर 5000 व्यू आए ना तो फिर $1 मिलता है, मतलब 300। लेकिन आप लोगों के लिए ये वीडियो सदका जारिया का सबब बनेगी। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को शेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में 4 चीज़ें आपकी, 4 नहीं 3 चीज़ें आ जाती हैं। ब्राइट स्टार्ट आ जाता है, थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है, थीम ऑफ थीसिस स्टेटमेंट आ जाता है। और ये टोटल आपका दो नंबर का होता है। अब बात ये है कि 70 अल्फाज या 60 अल्फाज या 100 अल्फाज में लिखना है इंट्रोडक्शन, तो क्या चीज़ें इनमें लिख ली हैं? ये 3 पॉइंट क्या हैं, इनमें क्या लिखना है, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन सवाल का तारुफ होता है, सवाल का तारुफ है, ना कि आप लोग कोई और तारुफ लिख दें, ठीक है। सवाल का तारुफ आपने लास्ट में लिखना होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्राइट स्टार्ट क्या होता है। ब्राइट स्टार्ट आपने इस तरह लिखना है जी। ब्राइट स्टार्ट में आपकी इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, एक। और दूसरी, ब्राइट स्टार्ट आपका ग्रामर के लिहाज से ठीक हो। तीसरी बात, वो जो टॉपिक आया है
उसमें कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड आपका होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा कि हमारे स्टूडेंट भला क्या करते हैं, वो कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब जो सवाल में पूछ रहा है वो नहीं लिखते। तो आपने उसको जुमले की सूरत में बनाकर लिखना है। जैसे कि आपका सवाल है जी, सेकेंडरी एजुकेशन के मकासद लिखें। आपने हेडिंग दी फ़र्द की नुशरमा, तो आप लोगों ने हेडिंग नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन में फ़र्द की नुशरमा का आपने शुरू में ही लिख देना है कि सानवी तलीम को निज़ाम तलीम में नहायत अहमियत हासिल है, क्योंकि ये एक इंसान की नुशरमा करती है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट जो आपने डिस्कस करने हैं ना पॉइंट, वो सारे आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखने हैं, मतलब उन सब का जिक्र ऊपर कर देना, इसके मकासद मदरजा सिला है, ये मकासद है, ये बात होगी। थीम ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, आपने मकासद बयान करने हैं, मकासद किस वजह से अहम होते हैं, मकासद की अहमियत लिख देनी है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, थीम हो गया, मतलब मकासद किस हद तक एक मुल्क में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, ये आपने बात बता देनी है, मतलब रोल बता देना है, अहमियत बता देनी है टॉपिक की। ठीक है, ये थीसिस स्टेटमेंट हो जाती है। मतलब सवाल का आपने क्या लिख देना है, अहम नुकात सवाल के लिख देनी है, मतलब अहमियत लिख देनी है। मेन पार्टी में आपको बताता चलूँ कि आपने क्या लिखना होता है, हेडिंग्स लिखनी होती है। और हेडिंग्स आपने अगर अच्छे वाली लिखनी है, मतलब तो एक हेडिंग आपकी 2 नंबर की होती है, आपकी एक हेडिंग 2 नंबर की होती है। और एक हेडिंग की लेंथ अगर अच्छे की बात करें तो 100 अल्फाज पर होनी चाहिए, और अगर आप नॉर्मल की बात करें तो वो 60 अल्फाज पर होनी चाहिए। ठीक है, आपके कम से कम कितने मेन बॉडी में पॉइंट होने चाहिए, 6 से 10। ठीक है, अब बात करते हैं मेन पार्टी 80% है, तो इसमें क्या चीज़ें हमने लिखनी है, टू द पॉइंट। 15 हेडिंग्स आपने तैयार करके जानी है, 15 में से आपने 10 लिखनी है टू द पॉइंट, जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि एग्जाम आप 15 याद करके जाएंगे, इम्तिहान में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ही याद रहेंगी। ठीक है, तो आपने 10 ही लिखनी है। ठीक है, पहले रफ अमल पे जाना है, लास्ट पेज पे पेपर हल करने से पहले, और सवाल का रफ अमल करना है। शार्ट लिखें लेकिन लिखें ज़रूर रफ। ठीक है, साथ आखिर पे लिख दें रफ अमल। ठीक है, वो लिख कर फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने 10 हेडिंग्स नीट में लिखनी है। इक्वल लेंथ ऑफ हेडिंग, हर हेडिंग की आपने जितनी भी हेडिंग लिखी हैं उनकी लेंथ आपकी इक्वल होनी चाहिए। और इसके अलावा उसमें कोटेशन का इस्तेमाल करें, एग्जाम्पल का इस्तेमाल करें, फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब जो कुछ आप जानते हैं। अब बात करते हैं एक हेडिंग को लिखने का तरीकाकार क्या है। एक हेडिंग को सेल्फ तरीका ये है जी, जो सीक्रेट है, 2 सेंटेंसेस अगर सीख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पेपर कैसे लिखना है। अब ये गोल्डन अल्फाज में बता रहा हूँ, 100 नहीं जाना आपने, सोने के अल्फाज हैं, 100 नहीं जाना आप लोगों ने। तो याद रखिएगा, आपने एक हेडिंग को 5 चीज़ों में बयान करना होता है। एक हेडिंग को टॉपिक सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ अ हेडिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ हेडिंग, या एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ अ हेडिंग, और कैलकुलेशन। मैं आपको बता दूं कि इन तमाम चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस की बात करते हैं। टॉपिक सेंटेंस आपने लिखा जी कि आपने सवाल किया था जी, सानवी या सतह पर एजुकेशन के मकासद। आपने हेडिंग दी थी फ़र्द की नुशरमा, आपने कहना है सानवी तलीम में फ़र्द की नुशरमा बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, इस पर आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं। इसमें इंसान की जिस्मानी ज़हनी, दूसरा जुमला आपने लिखा, इसमें इंसान की जिस्मानी ज़हनी जज्बाती और मशरती निशरमा शामिल है। यह आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। आप लोगों ने एक के आपने सानवी तलीम का जिक्र कर दिया जो सवाल में है, और दूसरा आपने हेडिंग का जिक्र कर दिया। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, जो सवाल में जिक्र है और दूसरा जो आपकी हेडिंग है उसका जिक्र आपने कर देना है। हर हेडिंग को लिखने का तरीकाकार एक ही है, जो मैंने बता दिया। एक हेडिंग के अंदर 5 चीज़ें हैं, और टॉपिक सेंटेंस हर हेडिंग को लिखने का इसी तरह है। मतलब अगर अच्छी शोहरत, आप अच्छी शोहरत की नशरमा लिख रहे हैं तो आपने कहना है सानवी तलीम में अच्छी शोहरत की नशरमा होती है। ठीक है, और इसमें शहरी तकाज़ों को समझता है, मतलब एक एक समाज, एक माशरे में एक अच्छे शहरी के तकाज़ों को समझता है। ये आपकी अच्छी शोहरत की क्या होगी, निशरमा का पॉइंट हो गया। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ अ हेडिंग, मतलब आपने आगे 2 लाइनों में बात को लंबा कर देना है, अगली 2 लाइनों में अपनी बात को लंबा कर देना है। मतलब ये है कि आप लोगों ने फ़र्द की निशरमा में लिखा था कि
फ़र्द की नशरमा में सानवी तलीम फ़र्द की नशरमा में एक अहम किरदार अदा करती है। इसमें जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती मशरती नशरमा होती है। आगे आपने लिखना है, ये तालिबे इल्मों में गौर व फ़िक्र और तलीम हासिल करने का ज़रिया है। इस ठीक है, एक बात और दूसरी बात आपने क्या लिख दी, इसमें साथ ही आपने लिख दिया कि ये तालिबे इल्म में क्या पैदा करती है, कायदाना सलाहियत पैदा करती है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ की हेडिंग। मतलब आपने एक्सटेंशन ऑफ अ हेडिंग लिख दी, मतलब हेडिंग को लंबा कर दिया। ठीक है, ये आपकी होगी जी 2। अब आपने एग्जाम्पलीफिकेशन बतानी है, एक्सप्लेनेशन बतानी है। आपने कहना है फ़र्द की नशरमा हुई, फ़र्द की मतलब सानवी तलीम में एक तालिब इल्म की जब नशरमा हुई, उसकी ज़हनी नशरमा हुई, जज्बाती हुई और उसमें गौर व फ़िक्र पैदा हुआ और उसके बाद उसकी कायदाना सलाहियतों में इजाफ़ा हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है उसके हर एंगल, हर पहलू में क्या हुई, नशरमा हुई। मतलब उसकी ज़िंदगी में जो भी नशरमा हुई है, जज्बाती हुई है, चाहे चाहे ज़हनी हुई है, तो उससे क्या पैदा हुआ, उससे एक तो इंसान में सलाहियतें पैदा हुई हैं और दूसरा क्या पैदा हुआ है जी, इंसान में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, अतमाद पैदा हुआ है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसमें नशरमा हुई इंसान के हर पहलू की। ठीक है, मतलब ये आपने कह देना है। एग्जाम्पलीफिकेशन आपने मिसाल देनी है या फिर आपने क्या देना है जी, कोटेशन लिख देनी है। अगर आपको कोटेशन याद है, अगर कोई वाकया याद है वो भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई शेर आता है, आयत आती है, या आप लोगों को कोई फैक्ट्स एंड फिगर अगर बुक में आपने पढ़े थे वो लिख दें। ठीक है, इसमें भी आपने 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि 2 सेंटेंसेस कहाँ और कहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, मतलब हर जगह तरतीब के साथ आपने 2 सेंटेंसेस लिखने सीख लिए तो आपका एक सवाल हल हो जाता है। ठीक है, इजीली। तो ये आपको मैंने बता दिया कि एग्जांपल आपने देनी है कि आपने कहना है जी, इंसान जब पैदा होता है, सानवी सतह पर जाता है, एक उस्ताद सिखाता है कि बच्चे ये घर में आपने नहीं करने, ये हरकत आपने क्लास में इस तरह की हरकत नहीं करनी। ठीक है, तो ये फ़र्द की नशरमा हुई। फिर आपने आखिर में कैलकुलेशन लिख देना है। कैलकुलेशन किसका लिखना है, आपने उस हेडिंग का कैलकुलेशन लिखना है, ना कि सवाल का। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि फ़र्द की नशरमा, फिर आपने ये बात साबित मिसाल से भी कर दी, फिर आपने एंड पे कहना है। इसी तरह हम कह सकते हैं फ़र्द सानवी सतह की तलीम से, तलीम का बड़ा मकसद फ़र्द की नशरमा है। सानवी सतह की तलीम का बड़ा मकसद फ़र्द की नशरमा है, जो कि एक माशरे में, जो कि एक माशरे में एक बेहतर शहरी पैदा करती है। ये आपने 2 सेंटेंसेस लिख दिए और आपका कैलकुलेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब भी जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि हम सेल्फ नहीं लिख सकते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को दोबारा अगेन देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आती, थर्ड टाइम लाजमी देखें। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आप लोगों ने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। लेकिन एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है, आप लोग जॉब की तलाश में हैं, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें। इंशाल्लाहुल अज़ीम मैं आपको सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करवाऊंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जिस भी जॉब में अप्लाई करेंगे आप इजीली पास हो जाएंगे। और सीएसएस और पीएमएस की तैयारी का फ़ायदा ही ये होता है कि आप लोग इजीली पास हो सकते हैं किसी भी जगह पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंक्लूजन आपने कैसे लिखने, सवाल मेन बॉडी लिखने का तरीका बताया आपको, हेडिंग लिखने का तरीका मैंने पीछे बताया था। अब बात करते हैं कंक्लूजन आपने कैसे लिखना है। आपने आपने जो बात इंट्रोडक्शन में लिखी थी ना, मतलब आपने लिखा था थीसिस, जो जो चीज़ें आपने बयान की हैं हेडिंग के अंदर, आपने ये बातें लिखी थी ना, मैंने आपको बताया था थीसिस स्टेटमेंट वाली बात आपने उठा के कंक्लूजन में लिख दी है। और उसके अलावा आपने राइट एंड लिख देना है। इसी तरह मतलब आपका सवाल था जी, सानवी सतह में फ़र्द की नशरमा का किरदार, सानवी सतह में फ़र्द की नशरमा के मकासद ये था। तो आपने क्या लिख दिया, आपने लिखना है कि इसी तरह हम कह सकते हैं कि सानवी सतह में तलीम के मकासद का सबसे बड़ा मकसद फ़र्द की नशरमा है। ये आपका कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन को थोड़ा लंबा चौड़ा कीजिएगा, 2 से 3 सेंटेंसेस में लिखिएगा। और 2 से 3 सेंटेंसेस आपके 30 अल्फाज बनते हैं और आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी तो आपका 30 अल्फाज उधर हो गया, 60 अल्फाज हो गया। टोटल आपके कितने अल्फाज तैयार हो गए कंक्लूजन के, 60। इसी तरह मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।